तो क्या आप अपनी मास्टर्स NIT, IITs, JNCSR, IISc बेंगलोर जैसे टॉप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं? तो आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना है और ध्यान से समझना है इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में, जिसका नाम है IIT जैम, यानी कि जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। सो बेसिकली इस एग्जाम को आप पीछे दिख रहे इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में से किसी भी एक सब्जेक्ट में दे सकते हैं। वैसे आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स में भी दे सकते हैं, बट मेक श्योर उनके स्लॉट्स अलग अलग हो, वो मैं आपको आगे समझा दूंगा। जैसे हम दे सकते हैं ये वाला बायोटेक में, मैथमेटिक्स में, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, केमिस्ट्री जो कि मैंने दिया था, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स। तो इन सारे सब्जेक्ट्स के थ्रू आप IIT जैम दे सकते हैं, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, इफ़ यू आर लकी एनफ, इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग एनफ, देन आपको मौका मिलेगा इनसे जुड़े हुए कुछ प्रोग्राम्स जो कि स्पेसिफिकली ये टॉप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स लॉन्च करते हैं मास्टर्स के लिए करने का। अब बात करते हैं कि इस IIT जैम के एग्ज़ाम के लिए हमारे पास जो प्री रिक्विसाइट्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और ध्यान रखिएगा ये मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, यानी कि एटलीस्ट आपके पास इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पहली चीज़, आपके पास जो ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं वो मिनिमम 55% होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर 50% अगर आप SC, ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन में हैं वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, और उनके थर्ड सेमेस्टर तक के यही सेम एग्रीगेट्स देखे जाएंगे। इसके बाद ग्रेजुएशन जो आपकी होनी चाहिए वो आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। झोला छाप यूनिवर्सिटी से अगर आप अपनी MSc कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि IIT आपको एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये नहीं होने वाला। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो मेक श्योर आप जिस भी लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, प्लीज़ चेक कि वो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सर्टिफाइड है या नहीं। और एक और बात कि आपकी जो मिनिमम ग्रेजुएशन की ड्यूरेशन होनी चाहिए, कोर्स की ड्यूरेशन, वो 3 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब अदर रिक्वायरमेंट्स यानी कि नेशनलिटी और एज लिमिट। अच्छी बात यह है कि इस एग्ज़ाम की कोई एज लिमिट नहीं है। मैं जब IIT जैम का एग्ज़ाम देने गया था तो मेरे बगल में एक शादीशुदा भाभी, आंटी, मैं क्या बोलूँ, मतलब वही, तो वो भी बैठी हुई थी, वो भी एग्ज़ाम दे रही थी, अंकल भी थे, वो भी एग्ज़ाम दे रहे थे। तो बेसिकली आपकी एज कितनी भी हो, आप इस एग्ज़ाम को कभी भी दे सकते हैं। नेशनलिटी, ये भी एक अच्छी बात है कि आप चाहे इंडिया के हो, चाहे आप बाहर की किसी कंट्री से बिलोंग करते हो, आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। हाँ, बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो फॉरेनर्स हैं, यानी कि जो इंडियन नेशनल्स नहीं हैं, उनके लिए कुछ अलग क्राइटेरियाज़ हैं जो उन्हें फॉलो करने होंगे। अब हम बात करते हैं प्रोग्राम्स दैट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू, यानी कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके किन किन प्रोग्राम्स में एनरोल हो सकते हैं, आपके पास क्या क्या चॉइसेस है। सबसे पहले मैं नीचे से शुरू करूंगा क्योंकि सबसे बेसिक यही है। आप नॉर्मल MSc में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि मैंने लिया था। ये ट्रेडिशनल मास्टर्स ऑफ साइंस डिग्री आपको देगा, नॉर्मल MSc। उसके बाद MSc PhD डुअल डिग्री और जॉइंट MSc PhD, इनमें आपको बहुत ज़्यादा बेसिकली कन्फ्यूजन हो सकता है। सो बेसिकली MSc PhD डुअल डिग्री में क्या होता है कि आपको MSc के बाद डायरेक्टली एनरोल कर दिया जाता है PhD में, लेकिन अगर आप चाहो तो MSc करके भी आप अपनी यूनिवर्सिटी से जा सकते हो। और जॉइंट MSc PhD, बेसिकली इंटीग्रेटेड MSc PhD, वहाँ पर आपके साथ कंडीशन ये है कि आपको दोनों डिग्री साथ के साथ कंप्लीट करनी पड़ेगी, और इसमें आपका कहीं ना कहीं 1 साल बच जाता है। और इंटरडिसिप्लिनरी MSc, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो बेसिकली IITs लॉन्च करते हैं, और भी सारे कॉलेजेस इसमें एडमिशन्स लेते हैं, जैसे ओशियंस एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेज वगैरह हो गए कोर्सेज। तो ये सारे इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स पे भी आप मास्टर्स कर सकते हैं, जिसकी आजकल की बढ़ती नीड्स के साथ ज़्यादा वैल्यू क्रिएट हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में। तो ये जो एग्ज़ाम होता है, मैंने ये एग्ज़ाम 3 बार दिया है, इसीलिए मुझे ये पूरा रट गया है वैसे, और अभी तक चेंज भी नहीं हुआ है ये, तो अच्छा है। तो इस एग्ज़ाम को CBT मोड में कंडक्ट कराया जाता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपको वहाँ बैठ के कंप्यूटर पे ही आंसर टिक करने हैं, कैलकुलेटर इसमें प्रोवाइडेड होता है। और हाँ, ये एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है। 60 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में आपको करने होते हैं, मतलब कि सीधा सीधा 100 मार्क्स का पेपर। सीधा सीधा 100 मार्क्स कैसे बोल रहा हूँ वो अभी समझ में आएगा। तो 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है।
इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए 50 मार्क्स का होता है, सेक्शन बी 20 मार्क्स का और सेक्शन सी 30 मार्क्स का। सेक्शन ए में आपके पास सारे एमसीक्यूज होंगे, सेक्शन बी में आपके पास एमएसक्यूज होंगे यानी कि मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चंस, और एमसीक्यू आपको पता ही है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और सेक्शन सी होता है सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सेक्शन, जो होता है एनईटी यानी कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप। जो बच्चे जेईई एडवांस देते हैं या जो बच्चे गेट के बारे में जानते हैं या जो पुराने नेस्ट के एग्ज़ाम दे चुके हैं, वो एमएसक्यू टाइप की जो कैटेगरी है उससे काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ हो सकते हैं और एडवांस वाले एनईटी से भी हो सकते हैं। तो इनमें जो सेक्शन ए है यानी कि एमसीक्यू वाला, उसमें 10 एमसीक्यूज़ 1-1 मार्क्स के होते हैं और 20 एमसीक्यूज़ 2-2 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन बी में जो 10 एमएसक्यूज़ होते हैं वो 10 एमएसक्यूज़ 2 मार्क्स के होते हैं, और सेक्शन सी में जो आपके पास 20 एनएटीज़ हैं यानी कि 20 न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, उसमें से 10 एनएटीज़ 1 मार्क्स के होते हैं और बाकी के 10 2 मार्क्स के होते हैं। अच्छी बात यह है कि एमएसक्यू और एनईटी टाइप में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। 1 मार्क्स वाले एमसीक्यू में 1/3 और 2 मार्क्स वाले एमसीक्यू में 2/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सबसे ख़राब कैटेगरी ये वाली है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ध्यान से ना पढ़ने की वजह से बहुत सारी कन्फ्यूजन्स की वजह से आंसर गलत लिख के आ जाता है इंसान और फिर 0। अब इस एग्ज़ाम में इस टॉपिक पे मैं बाद में आऊँगा, स्लाइड चेंज कर दी मैंने, कोई बात नहीं। सो बेसिकली मुझे ये चीज़ बतानी थी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद क्या, मतलब क्वालिफाई करने से देने के बाद क्या। आपने एग्ज़ाम दे दिया, अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे कि कट ऑफ क्या होगी, कितने मार्क्स पे आईआईटी मिलेगी, कितने मार्क्स पे नहीं मिलेगी। आप सबसे पहले आओगे, आप अपने हिसाब से मार्क्स कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे कि 30 बैठ रहे हैं, 40 बैठ रहे हैं, फिर आंसर की आएगी आप आंसर की मैच करोगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर्स के पता चलेंगे कि आपने कितने सही किए हैं और कितने गलत। तो आप मार्क्स बता दोगे अपने कि मेरे एग्जैक्ट 50 मार्क्स बैठ रहे हैं। तो मैं आपको एक रफ आइडिया देना चाहता हूँ, हालांकि ये पेपर की डिफ़िकल्टी पे और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड पे डिपेंड करता है कि कट ऑफ क्या रहेगी, बट मैं आपको एक मोटा मोटा सा आइडिया देता हूँ। पहला ये कि हर साल लगभग 1000 से 1500 बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं इस एग्ज़ाम को, ठीक है। यानी कि टॉप जो 1500 रैंकर्स होंगे वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुके होते हैं। क्वालिफाई करने के लिए नॉर्मल कट ऑफ जो जाती है हर सब्जेक्ट में 20 से 30 के बीच में रहती है फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है। और अगर आपकी रैंक 600 से नीचे है, किसी भी सब्जेक्ट के थ्रू आपकी रैंक आईआईटी जैम में 600 से नीचे है, तो आप कह सकते हो कि आपको कोई ना कोई आईआईटी मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो आईआईसी बेंगलोर के थ्रू जाना अपनी मास्टर्स में, यानी कि आप आईआईटी छोड़ के आईआईसी बेंगलोर में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपकी कट ऑफ यानी कि आपकी जो रैंक होनी चाहिए वो टॉप 30 टॉप 40 के अंडर में होनी चाहिए। सो वो बेसिकली कॉलेज के टायर पे डिपेंड करता है, बट कोई ना कोई आईआईटी 600 के अंडर में आपको मिल जाएगी। 600 के बाद के जो बच्चे होते हैं उनके लिए टॉप एनआईटीज़ और जो लोअर एनआईटीज़ हैं उनके ऑप्शंस खुले रहते हैं, और जो बाकी के कॉलेजेस हैं जैसे JNCASR हो गया या आइजर्स हो गए, ये आपको सेलेक्ट करते हैं आपकी रैंक देखकर, और अगर रैंक थोड़ी बहुत ज़्यादा भी हो आपका रेज्यूमे देखकर, यानी कि एकेडमिक रेज्यूमे। वो आपसे पूछेंगे कि आप रिसर्च क्यों करना चाहते हैं। अगर उन्हें आपके आंसर्स में जेन्युइनिटी लगी और आप रिसर्च में इंटरेस्टेड लगे तो वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेंगे। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल अगर आप ढंग से बता देते हैं तो आपको एडमिशन मिल सकता है। सो अगर आपकी रैंक 1000 के अंडर है, आप इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि ऐसे इंस्टीट्यूट में जाने से होता क्या है। बेसिकली मैं भी बहुत ज़्यादा फॉन्ड नहीं था कंपटीशन का। मैं 12th में था, मुझे जेईई के बारे में भी कुछ ज़्यादा नहीं पता था, सब दे रहे थे तो मैंने दे दिया। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, मेरे 59 मार्क्स आए थे जेईई मेंस में, और उसमें से 58 मार्क्स मेरे केमिस्ट्री में थे, बाकी फिज़िक्स और मैथ में मिला के 1 नंबर आया था मेरा। सो मेरा कोई भी था ही नहीं, एप्टीट्यूड ही नहीं था कंपटीशन का। मैं डरता था कि मेरे से नहीं होगा ये एमसीक्यू ये सब नहीं। तो लोकल कॉलेज से बीएससी की। बट हाँ, एक चीज़ थी कि यार अगर आईआईटी जाने को मिलता तो अच्छा रहता, क्योंकि भाई पूरी फैमिली में कोई भी आईआईटी नहीं गया, किसी ने देखा नहीं, एक्सपीरियंस नहीं किया। एक था मन में कि क्या किसी वजह से किसी एग्ज़ाम के थ्रू हम आईआईटी जा सकते हैं। तो मुझे कहीं से पता चला,
आईआईटी जैम के एग्ज़ाम के बारे में मैंने उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन की, बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं समझ सकता हूँ जब आप लोकल कॉलेज या कि थर्ड ईयर के कॉलेज से आप अपनी ग्रेजुएशन करते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत वीक होते हैं, ऑल ऑफ अ सडन आप आईआईटीज़ के लेवल पे जंप करने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने वो मेहनत करने की कोशिश की और मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ। मेरी रैंक जो थी वो ऑल इंडिया रैंक 375 थी और अल्टीमेटली मैंने आईआईटी जोधपुर को चूज़ किया। आईआईटी जोधपुर को चूज़ करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न था, यहाँ मुझे सिंगल रूम मिल रहा था एसी वाला और बाकी किसी आईआईटीज़ में सिंगल रूम विद एसी नहीं था, राइट? ये एक था मेरा जेन्युइन रीज़न। और दूसरा, यहाँ की जो फैकल्टीज़ थी उनकी प्रोफ़ाइल मुझे काफ़ी सूट की और यहाँ के कुछ प्रोफ़ेसर्स की प्रोफ़ाइल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो उन प्रोफ़ेसर्स के अंडर में मुझे काम करने का बहुत मन था, इसीलिए मैंने आईआईटी जोधपुर को दूसरा रीज़न सेलेक्ट किया। आईआईटी जोधपुर में मैंने अपनी मास्टर्स के दौरान बहुत ज़्यादा एकेडमिक्स में वैसा रिसर्च टाइप का फ़ोकस शुरुआत में नहीं किया, क्योंकि मैं बेसिकली अपनी टीचिंग स्किल्स पे काम कर रहा था और मैं तब भी वर्क करता था। बट मेरे को ये चीज़ समझ आई कि आप ऐसे कॉलेजेस में जाते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका क्राउड बहुत नेक्स्ट लेवल क्राउड, मतलब कि आपके साथ काम करने वाले लोग अलग अलग डोमेन्स में पहले से कुछ ना कुछ हासिल करके बैठे होंगे, आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप भी कई सारे लोगों को बहुत कुछ सिखाओगे और वहाँ से आपको पता चलेगा सच में कि आपको लाइफ में करना क्या है। एक बच्चे को जिसको स्टार्टिंग से सिर्फ डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, यही पता है, तो वो डॉक्टर ही बनेगा, चाहे उसका इंटरेस्ट हो या ना हो। लेकिन जब आपको 10 तरह के लोग मिलेंगे, एक गिटार अच्छा बजाता है, एक एमबीए करने जा रहा है, उसका कैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है, एक आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है और वो सब वो लोग हैं जो फ्रीडम से कर रहे हैं ये काम, तब आपको समझ आएगा कि हाँ यार, मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में है और उन लोगों से बात करके आपको हिम्मत मिलेगी कि आप उस फील्ड में जा सकते हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो डिग्री होती है आईआईटी की, एनआईटी की, ये सब सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपने एक टॉप गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली और आपको नौकरी मिल जाएगी, नहीं। आपको यहाँ इस डिग्री की वैल्यू तब समझ आती है जब आप ऐसे लोगों के साथ बात करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं और लाइफ में जब वो एक्सपीरियंसेस आप अपनी लाइफ को बढ़िया बनाने के लिए या अपने आप को प्रोफेशनली एक्सेल करने के लिए लगाते हैं, जब आप उसे अप्लाई करते हैं, तब जो रिज़ल्ट निकल के आता है ना, वो होती है आपकी डिग्री की वैल्यू। तो मैं यही बोलूँगा कि इस एग्ज़ाम को सीरियसली लिया जा सकता है अगर आप चाहते हैं ऐसे टॉप कॉलेजेस से अपनी मास्टर्स करना। बाकी अगर आप चाहते हैं डिटेल में कोई वीडियो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में, कट ऑफ क्या थी लास्ट ईयर की या डिफ़िकल्टी पैटर्न क्या आता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज़, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी साया अस्त्रा इज़ ऑलवेज़ देयर फॉर यू टू गाइड यू।